Welcome again students in the today's video lecture of class 10th physics. आज का जो टॉपिक होने वाला है ये टॉपिक होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था जहां पे आपने दो लॉज पढ़े थे। पहला लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ आपने पढ़ा था दैट इंसिडेंट बीम नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड बीम ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। सिमिलरली एंगल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के भी आपको तीन लॉज स्टडी करने हैं। अब यहाँ पर जो पहला लॉ है वो ये है कि whenever a light goes from one medium to another, the frequency of light does not change, which means that अगर कोई भी लाइट बीम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, बट इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस। बट उसकी जो वेलोसिटी है और उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी आपको मैंने हर मीडियम की ऑलरेडी पहले बता दी है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसकी वैल्यू होती है 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इसकी वैल्यू आपको पता है 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इसकी वैल्यू आपको बता दी है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है लाइट की एंड उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। वेवलेंथ से मतलब है यहाँ पर उस लाइट का कलर चेंज होता है, लाइट का कलर चेंज होता है। नाउ द सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट बीम, रिफ्रैक्टेड बीम एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। सेम रिफ्लेक्शन वाला सेकंड लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, दूसरे प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर आपका जो फिगर ड्रॉ करूंगा इस बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा तो ये तीनों चीजें इस बोर्ड के प्लेन में होंगी, और अगर आपने ये फिगर को अपने कॉपी पे प्लॉट किया है, नोटबुक पे प्लॉट किया है, तो वहां पर ये तीनों रेज उस नोटबुक के प्लेन में होंगी। नाउ द थर्ड लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए पॉइंट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट, व्हिच मींस दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट करते हैं अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है दैट विल बी कांस्टेंट। तो n इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n का इनटू किया है साइन और साथ में i लगाया है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका जो रिजल्टेंट आया है दैट इज कांस्टेंट। तो ये आपके तीनों लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। अब रिफ्लेक्शन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका थर्ड लॉ से रिलेटेड, दैट इज देयर इज अ स्मॉल डेरिवेशन अबाउट इट। तो आपके पास अगेन एक रिफ्रैक्शन का एक छोटा सा फिगर है। दिस इज द फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज द सेकंड मीडियम। एक लाइट रे फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल करते हुए आती है, सेकंड मीडियम में एंटर होती है और ये कुछ बेंड हो जाती है अपने एक्चुअल पाथ से। ओके, सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टू मीडियम्स इन कांटेक्ट, ये अकॉर्डिंग टू दिस दो मीडियम्स आपस में कांटेक्ट में हैं और x एंड y ये इंटरफेस है इन दोनों मीडियम्स का। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? स्नेल्स आपने फॉर्मूला पढ़ा था थर्ड वाला, दैट n sin i इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये छोटा सा डेरिवेशन है। सो यहां पर फर्स्ट मीडियम के लिए अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ओके, सो फर्स्ट मीडियम की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 sin i1 where I1 is the angle of incidence for this first medium only. According to second medium, refractive index for second medium is N2 sin I2. I2 will be the incident angle of incidence for medium second. Okay. So according to this figure, I1 can be written I. इस फिगर के अकॉर्डिंग I1 को हम I लिख सकते हैं और I2 can be written as R. I2 को हम क्या लिख सकते हैं? R. सेकेंड मीडियम के लिए। तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन व्हाट वी विल गेट, तो n1 एज इट इज आ गया, sin i1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया है? I, ठीक है। n2 sin एज इट इज i2 की जगह पर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? R। बाकी sin i और sin r को इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं एंड n1 और n2 दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हो जाएगा। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन को डिस्कवर किया था स्नेल्स ने, इसीलिए इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट।
तो अगर कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो लाइट रे अपने पाथ से कुछ बेंड होती है। तो वो बेंडिंग किस डायरेक्शन में होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये आता है व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दो पॉइंट्स यहाँ पे स्टडी करने हैं। पहला पॉइंट आपको ये स्टडी करना है कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब लाइट रे किस डायरेक्शन में बेंड होती है। सेकंड पॉइंट आएगा कि व्हाट वुड हैपन व्हेन द लाइट रेज मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। मतलब पहले जो स्टेज में हम डिस्कस करेंगे वो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के लिए। फॉर एन एग्जांपल दिस इज योर फर्स्ट मीडियम, मैं इसको फर्स्ट मीडियम कह देता हूं, एंड दिस इज योर सेकंड मीडियम। सो दिस इज योर फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज योर सेकंड मीडियम। अब AO जो है ये एक इंसिडेंट बीम है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर यहाँ पर ये सेकंड मीडियम नहीं होता, ये पूरा एक ही मीडियम होता, तो ये लाइट रे एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती और ये कुछ ऐसे मूव करती। तो ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है यहाँ पर कि ये इस लाइट रे का एक स्ट्रेट पाथ है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ दिस मीडियम द लाइट वुड गो इन दिस डायरेक्शन, ओके। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेकंड मीडियम, इस सेकंड मीडियम की वजह से जो ये लाइट है वो इस तरफ बेंड हो गई। तो आपको यहाँ पे ये चीज स्टडी करनी है कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो ये लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो जाती है, अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, टिल्ट हो जाती है। ये आपको यहाँ पे स्टडी याद रखना है। ये एक बेसिक सी कंडीशन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट वुड हैपन टू द रे ऑफ लाइट व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना है। व्हेन द लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। पहली कंडीशन, द लाइट व्हाट वुड हैपन टू द लाइट रे, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये था पहला केस। इस फिगर फर्स्ट के लिए आपकी कंडीशन क्या होगी, द लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड केस पे। व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, फिगर नंबर सेकंड इज दिस। सो अब यहां पर ये जो पहला मीडियम है ये डेंसर है, ये नीचे वाला जो मीडियम है ये आपका रेयरर मीडियम है। Now the light would go like this. In the absence of this second medium, the light follow a straight path and it would go like this. Okay. But due to the presence of this second medium, the light would be get tilted or bend in other direction. तो किस तरफ bend होगी? तो यहाँ पे ये देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग ये लाइट ऐसे आ रही है और ये इस पाथ पे ऐसे डेविएट हो गई, ऐसे बेंड हो गई। तो आप ये देख सकते हो कि जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है और ये बेंड किस तरफ हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल है और इस नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है, दूर जा रही है। इसमें क्या हो रहा था, नॉर्मल से यहाँ अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी, इस तरीके से, इस तरह से बेंड हो रही थी। इस केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल से ये दूर जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। सो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, the light, the refracted ray, what would happen to the refracted ray, that it bends away from normal, bend away from normal। आता है कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है? तो आपके सिलेबस में दो कंडीशंस ऐसी दी हुई हैं जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है। पहली कंडीशन है व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली। अगर कोई लाइट बीम किसी भी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो देखते हैं कैसे नहीं होता है। तो सपोज ये आपका फर्स्ट मीडियम है, दिस इज योर सेकंड मीडियम, और एक्स वाई ये जो है ये इंटरफेस ऑफ द मीडियम है, दो मीडियम्स को डिवाइड करने वाला इंटरफेस है। नाउ अब मैंने यहाँ से लाइट बीम को नॉर्मली इंसिडेंट किया है। नॉर्मल भी आपका इसी तरीके की डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल होता है, और उसी डायरेक्शन से मैंने इंसिडेंट बीम को इंसिडेंट किया है और वो सीधे एक लाइन में पास हो गई, किसी भी डायरेक्शन में वो बेंड नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर हमें कंडीशन जो मिल रही है नो रिफ्रैक्शन की।
तो ये कैसे हुआ है, इसको मैथमेटिकली देखते हैं कैसे हुआ। सो यहाँ पर एंगल I इज इक्वल टू 0। एंगल I का मतलब होता है नॉर्मल और इंसिडेंट बीम के बीच का एंगल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट बीम के बीच में एंगल कितना है, तो वो एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि यहीं से नॉर्मल पास हो रही है, यहीं से ही रिफ्रैक्टेड बीम आपकी इंसिडेंट बीम पास हो रही है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 0। तो एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अभी जो आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले से हम sin R का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो sin R हो जाएगा n1 अपॉन n2 इनटू sin I। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर देयर। अब यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो sin I की वैल्यू थी, अब I की वैल्यू आई है 0, तो I हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, और sin 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो sin R कितना हो गया, 0। sin R 0 है तो एंगल R कितना मिल जाएगा हमें, 0 डिग्री, विच मीन्स दैट रिफ्रैक्टेड बीम और नॉर्मल के बीच में भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी जो आपकी लाइन फॉर्म होगी वो कितनी होगी, 0 डिग्री। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड बीम है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी। यहाँ पर रिफ्रैक्टेड बीम और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल I 0 डिग्री हो गया, एंगल R 0 डिग्री हो गया, which means सेकंड कंडीशन है नो रिफ्रैक्शन की, when the refractive index of the two medium are equal। अगर किसी भी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो आपका जो रिफ्रैक्शन है वो 0 हो जाएगा, नो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर दो मीडियम है आपके पास और दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है, which means n1 is equal to n2 है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर्मूला आपका ये होता है। तो n1 is equal to n2 है, तो n2 की जगह पर भी हम n1 पुट कर सकते हैं, एंड n1 and n1 will be cancelled out, एंड क्या बचेगा, only 1। तो sin I upon sin R, sin R इस तरफ जाकर के into हो जाएगा, एंड दिस विल बी sin I is equal to sin R। sin टर्म रिमूव करने पे हमें क्या मिलेगा, एंगल I is equal to एंगल R, और एंगल I अगर एंगल R के बराबर है तो इसका मतलब है कि आपका रिफ्रैक्शन क्या हो गया, नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा।